अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। जैसे कि आपको पता है कि व्लॉग में हमेशा एक नई शख्सियत होती है। आज की शख्सियत है मेरे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट फैसल जट साहब, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आज हमें ये बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें जो है वो बताने वाले हैं। फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई के किस ओहदे पे आप काम कर रहे हैं? जी, मुझे इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारी दी है वो इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा, और पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ। जितनी भी इंसाफ लॉयर्स फोरम की पब्लिसिटी होती है सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे और बाहर फ्लैक्सेस वगैरह, वो सारी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। इसके अलावा भी मेरे ख्याल में आप कुछ इससे रिलेटेड कोई कानून वानून है जो उसके ऊपर आप काम करेंगे? जी बिल्कुल, हमारी लीगल टीम होगी, हम उसके ऊपर कानून साजी जो भी होती है, जो हमारे पार्टी के जो ओहदेदारान हैं जो टीवी में जाके बोलते हैं, अक्सर उनको नहीं पता चलता, तो उनको गाइड करना और समझाना कानून की बातें, वो सारी होगी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, एक चीज मैं सुनने में आ रही थी कि खुदकुशी करने वालों पर पहले जो है वो एक अमेंडमेंट्स जो है वो होती है, लेकिन अभी जो है वो कोई सजा नहीं मिलेगी अगर एक शख्स खुदकुशी कर लेता है। पहले होता था आई थिंक 6 महीने की जेल या कुछ इस तरह। वो क्या है सीन, उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन? वो देखें जी, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ना उसमें जो भी कोई खुदकुशी करता था उसको जो कर ले तो उसको तो कोई सजा नहीं, वो तो मर गया, वो तो बचा ही नहीं है। हाँ। तो जो बच जाता था उसको 6 माह कैद थी। अच्छा। अभी ये रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है। मतलब वो तो पहले ही इस काबिल नहीं है कि वो बेचारा जो है वो उसको कोई सजा दी जाए, ज़हनी तौर पे ही मेरे ख्याल में ये जो कैद का लफ्ज है ना, जो सजा होती है कैद, अभी हमारे लिए तो बहुत बुरी चीज है। लेकिन अगर इसका सही कॉन्टेक्स्ट देखें, जो जेल है उसका मकसद है इंसान को तरोताज़ा करना, उसको सिखाना, उसको निखारना, उसको संवारना। तो आजकल की जेलें तो जराइम पेशा लोग पैदा करती हैं। तो वो जेल का मकसद ये था, मतलब ये आप भी मानते हैं कि जराइम पेशा लोग पैदा करती हैं? देखें जेल में जाके जो चीज देखें, जो रियलिटी वो बतानी चाहिए बिल्कुल कि जेलों के अंदर चर्स बिकती है, नशावर चीजें बिक रही हैं, मोबाइल अंदर जा रहे हैं, लोग अंदर से खर्चा भेज रहे हैं अपने बच्चों को, मतलब क्या कर रहे हैं अंदर। ठीक है। तो ये तो रियलिटी है, इसके ऊपर तो दूसरी राय नहीं है। अब ये जो खुदकुशी की करने के बाद जब जेल होती थी, तो जेल का मतलब था संवारना, निखारना, उसको, उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना कि वो जो गलती उसने की है वो ना करे। यानी कि तौबा का दरवाजा खोलने के लिए जेल बनाई गई थी। अच्छा, अब जो अमेंडमेंट आई है वो क्या आई है? अब जो अमेंडमेंट हुई है उसमें ये हुआ है कि जो भी कोई खुदकुशी करता है या वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, मतलब करके वो बच जाता है, अगर उसकी जान बच गई तो उसको कोई सजा नहीं होगी। उसको दूसरे तरीके से संवारा जाएगा। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो उसको देखेंगे, उसका इलाज करेंगे, उसको बेहतर तरीके से कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा वो कोशिश ना कर सके अपने आप को नुकसान पहुंचाने की। अच्छा फैसल जट साहब, वैसे तो आप वकील हैं पेशे के हिसाब से, लेकिन ऑब्वियसली आप बहुत सारे ऐसे केसेस को देखते हैं जिनमें लड़कियां खुदकुशी करती हैं और इस तरह के मामला बहुत सारे आपके क्लाइंट्स के साथ भी होते होंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि इंडिया की एक एक्ट्रेस जो है तनीषा शर्मा, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली और वजह भी समझ नहीं आई कि वो मेकअप रूम में जाती हैं और खाना खाने के बाद और सिर्फ 5 मिनट के लिए और वहां वो फंदा लगा के खुदकुशी कर लेती हैं। ऐसे अवामिल में आपको क्या लगता है, क्या वजह होती है कि एक इंसान फौरी तौर पे क्यों खुदकुशी कर लेता है? देखिए, ये जो खुदकुशी करने का फौरी तौर पे कभी भी कोई डिसाइड नहीं करता खुदकुशी करनी है। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिस लड़के ने मॉल के ऊपर जाके, तो मॉल पे गया तो वहां से उसने छलांग लगा दी, नीचे देखा, तो वो एक जहनी बीमारी है ये खुदकुशी करना। इंसान बीमार हो जाता है जब बहुत ज्यादा वो समझता है कि मैं मजबूर हो गया हूँ, मैं मुआशरे के साथ चल नहीं सकता और इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। ज़हनी तौर पे ठीक लोग ज़हनी तौर पे वो ठीक नहीं होते। और मेरी जो क्लाइंट्स थी, मैं ब्लैकमेलिंग के केसेस स्पेशली डील करता हूँ। जो लड़कियों को उनकी तस्वीर और वीडियोस की वजह से लड़के ब्लैकमेल करते हैं, शादियों के झांसे लगाते हैं और उनसे प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं और उनसे पैसे लूट लेते हैं और बाद में लड़की बेचारी बैठी रह जाती है और वो आगे शादी कर लेता है। फिर वो लड़की नहज पे आ जाती है, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी 2-3 लड़कियों के उनके केसेस चल रहे थे। उन्होंने मुझे डिस्कस किया कि आपने ना हमारी मदद करें, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस लगाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ टीवी चैनल्स पे कि मैं ब्लैकमेलिंग का स्पेशलिस्ट हूँ। तो वो एक लड़की ब्लैकमेलिंग के स्पेशलिस्ट, जी ब्लैकमेलिंग के जितने भी ब्लैकमेलर्स हैं उनको सही करने के। हाँ जी। तो उसमें ये होता है कि मैंने उनका मैसेज 2 दिन लेट सुना, देखा मैंने तो वो 2 दिन पहले था जब वो उसी नंबर से मैसेज आए हुए थे, आपने मैसेज नहीं सुना, वो मेरी सिस्टर थी, उसकी डेथ हो गई। उसने मतलब उन्होंने खुदकुशी कर ली, इतनी मायूस हो गई या वो इतनी परेशान हो गई। मैं फिर उस वक्त से मैं अब जब रात को सोता हूँ तो सारे मैसेज देख के। अच्छा, नहीं क्या करना चाहिए बच्चियों को जब कोई उनको लड़का ब्लैकमेल कर रहा हो और इस तरह से कि मैं तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर दूंगा, सबको दिखा दूंगा, क्या स्टेप लेना चाहिए उनको फौरी तौर पे? फौरी तौर पे सबसे पहले तो उनको रिलैक्स होना चाहिए और अपने आप पर उनको यकीन और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब उन्हें कहें कि लगा दो जिधर लगा, उनको नहीं, ये ना कहें लगा दो। अच्छा। सबसे पहले तो प्रिकॉशंस है, प्रिवेंशन है। अच्छा। आपने अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करनी कभी भी।
ख्वाह वो आपका बॉयफ्रेंड है, ख्वाह वो आपका कर दी ना, अब जब वो हो गई है, हाँ। जब वो हो गई तो फिर आपने परेशान नहीं होना, उसको बड़े तरीके से टैकल किया जा सकता है। कैसे? उस बंदे को मैं जो करता हूँ, जो हमारा काम है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 250 वकला की टीम है, इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर्स की, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ब्लैकमेलर होता है हम पहले उसको लीगल नोटिस करते हैं, उसको आगाह करते हैं कि तुम्हारी ये खबर आ गई है और इसकी सजा पीका एक्ट 2016 के तहत सेक्शन 21 सेक्शन 24 10 साल सजा है, 7 साल सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। हम उसको ये सुना देते हैं, आगाह कर देते हैं कि अब तुम्हारी मंजी टाइट होने लगी है। नहीं, लेकिन मुझे बताया कि अगर एक शख्स ऐसा है जो एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, अब वो नंबर जो है वो सिस्टम जनरेटेड नंबर है इंटरनेट से, वक्ती तौर पे उसने किसी तरह हासिल किया ना, लोकेशन ट्रेस हो रही है FIA से, साइबर क्राइम से, फिर आप क्या करेंगे? ये जो आप सिचुएशन बता रही है ना, ये तो अलग है। ये जो सिचुएशन है, ये लड़की और लड़के आपस में इनके रिलेशन रहे होते हैं। ये जो आजकल, हाँ जी, तो लड़की को पता होता है, वो चाहे अननोन नंबर से भी आएगा तो वो लड़की जानती है कि ये कौन है, और मैंने किसको पिक्चर्स दी थी और किसने पिक्चर, तो फिर हम उसको जाके उसके घर से पकड़ते हैं, वहां से उसको पकड़वाते हैं, गिरफ्तार कराते हैं, उसको सजा दिलाते हैं इंशाल्लाह। और आज तक मैंने जितने भी लोग पकड़वाए उनको सजाएं भी हुई हैं, अल्लाह का फजल है। अच्छा सर, एक सवाल अभी इसी से रिलेटेड करना चाहूंगी। अभी आपने जैसे मैंने बात की सिस्टम जनरेटेड नंबर, इसके लिए आज तक ना FIA कुछ कर सकी है ना साइबर क्राइम। क्या आप लोगों ने, वकला ने, इस पे कभी कुछ प्लान किया कि आप इसके लिए कुछ कोशिश करें कि जो सिस्टम जनरेटेड नंबर है पाकिस्तान के अंदर, ये लोगों को बहुत तंग करते हैं, मुख्तलिफ लड़के खवातीन को फोन करके, और वो परेशान होती रहती है कि बाहर से कॉल आ रही है, ना कि वो बाहर से कॉल नहीं होती ना, आप उस कॉल को वो बंद क्यों नहीं करवा दिया जाता? ये तो अब जो FIA इदारा है, ये सवाल सबसे बड़ा उनके ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी क्लाइंट्स होते हैं वो हम एप्लीकेशन देते हैं वहाँ पे FIA में, और FIA का सिस्टम इतना स्लो है कि वहाँ पे जो इंस्पेक्टर बैठी होती हैं वो कहती हैं जी आप हफ्ते बाद आना, तो हम फिर आपका हम देखेंगे, देर में क्लाइंट वैसे हाँ ही जी, खुशी कर ले। और हफ्ते बाद क्या होता है कि उसकी तस्वीरें लग जाती हैं, वीडियोस भी लग जाती हैं, वो लड़की के रिश्तेदारों को तस्वीरें भेज देता है और लड़की खुदकुशी कर ले, मतलब इस नहज भी होता है। FIA इदारे को ठीक करना पड़ेगा। FIA इदारे में बहुत सारी खामियां हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, सरकारी तनख्वाहें लेते हैं, सैलरियां लेते हैं। FIA के डायरेक्टर्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, जो अपना काम करते हैं ईमानदारी के साथ। लेकिन जो ऑफिसर्स, सब इंस्पेक्टर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं खवातीन, उनको ये चाहिए, ये मेरा उनको सबको पैगाम है कि जब कोई औरत चल के आपके पास आ जाती है ना, फिर कोई दूसरा हल नहीं रह जाता। आप लोग आराम से कह देती हैं जी मेरी फूफे की शादी है, मेरी चाचा की शादी है, हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद, वो बेचारी वहीं पे रह जाती है। तो फिर इतना स्लो सिस्टम है कि हम कोर्ट से 22 से 22वीं का ऑर्डर लेते हैं, फिर हम भिजवाते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा जी आप आए, हम फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इवन के लड़कियां सारे प्रूफ लेके, वीडियोस, तस्वीर, हर चीज लेके आती हैं, रो रही होती हैं। तो ये FIA इदारे को मजबूत करना पड़ेगा। दोस्तों, बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है। मैंने खुद FIA के दफ्तर में जाके देखा है कि वहाँ पर लड़कियां ज़ारो कतार रो रही होती हैं, और उनकी हालत ये होती है कि ऐसा लगता है कि वो किसी भी वक्त अपनी जान दे देंगी। और मेरे ख्याल में इदारे के जितने भी लोग हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी शख्स की जान जो है वो बड़ी कीमती है, और उसको बचाना हम सबका फ़र्ज़ है। तो इसके ऊपर मज़ीद जो है वो काम करने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।